जी मोहतरम आ जाएं पेज नंबर 473 पर। और 473 पर आकर पॉइंट नंबर 4A और 6 पढ़ें। फोर ए, पाकिस्तान में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनना शुरू हो जाएं, पता नहीं शायद बनना शुरू हो गई होंगी। पाकिस्तान में अगर बिजली से चलने वाली गाड़ियां बनना शुरू हो जाएं, पेज नंबर 473, और इन लोगों का आउटपुट हो 380 और इनपुट हो 470, तो इन लोगों का आंसर, इन लोगों का न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व होगा कि जितना इनका इनपुट आउटपुट है उतना ही इनपुट माइनस करने दिया जाएगा और जो बकाया बच जाएगा वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकेगा। अब आप कह रहे होंगे ये तो ज़्यादती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना अच्छा काम है। नहीं, शायद ये वजह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाते हुए ये लोग बाहर के मुल्क से चीज़ें इंपोर्ट करके गाड़ियाँ ना बनाएं, क्योंकि वो तो बड़ी महंगी चीज़ पड़ेगी, तो वो तो फिर पाकिस्तान को वैसे ही कोई फ़ायदा नहीं होना। तो इसलिए इनकी परचेजेस काफ़ी महंगी हो जाती थी बाहर के मुल्क से मंगवाने की वजह से, उसको डिस्करेज कर रहा है। तो बहरहाल ये सोल्यूशन है। तो कितना इनपुट इनको माइनस करने दिया जाएगा? जितना आउटपुट है। नोट कर लो, ये कौन सा पॉइंट बनता है? पॉइंट 4A, पेज नंबर 473। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाले का इनपुट बराबर होगा आउटपुट के। चलें जी नेक्स्ट। ओके, इनपुट अलाउड फॉर लोकली मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स शेल बी अलाउड अप टू आउटपुट। इनपुट कितना अलाउ किया जाएगा? अप टू आउटपुट। नो रिफंड और कैरी फॉरवर्ड ऑफ एक्सेस इनपुट शेल बी अलाउड। कितना बच गया? नहीं, बच कितना गया है? 90 कैनॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। 90 कैनॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। इस 90 को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, डेड हो जाएगा ये। चलें छोड़ें, अब ये आज का लेक्चर अपलोड हो जाएगा, उसमें देख लीजिएगा जो लेट आए हैं। अगला पॉइंट पढ़ें जी, पॉइंट 6। टायर 1 रिटेलर बड़े रिटेलर थे या छोटे रिटेलर थे? बड़े रिटेलर थे। बड़े रिटेलर्स जो हैं उनको चाहिए कि अपना सिस्टम एफबीआर के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करें। अगर बड़े रिटेलर अपना सिस्टम एफबीआर के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो उनका इनपुट 60% डिसअलाउ हो जाएगा, यानी 40% इनपुट उनको अलाउ होगा। ये जरा पहले एग्जांपल देखें। रिटेलर डज नॉट इंटीग्रेट विद एफबीआर सिस्टम।
रिटेलर ने अपने आप को एफबीआर सिस्टम के साथ इंटीग्रेट नहीं किया। इसका आउटपुट था 500, इनपुट था 350। आउटपुट क्या होता है? सेल इंटू 17%, इनपुट होता है परचेज इंटू 17%। इसको इनपुट सिर्फ 40% माइनस करने दिया जाएगा, आउटपुट का 40% नहीं, इनपुट का 40%। कितना माइनस करने दिया गया? 140। पेएबल टू गवर्नमेंट 360। किस जुर्म की सजा है? नॉट इंटीग्रेशन विद एफबीआर का सिस्टम। जल्दी नोट करें। तो 40% अलाउ हो गया, तो डिसअलाउ कितना हुआ? 60%। नहीं, इन केस ऑफ टायर 1 रिटेलर्स, बड़े रिटेलर्स, does not integrate his retail outlet during a month और पार्ट देयर ऑफ, या महीने के 2-4 दिन भी इंटीग्रेशन ना रही, द एडजस्टेबल इनपुट, इनपुट को एडजस्टेबल इसलिए कहते हैं कि वो माइनस होता है ना, द एडजस्टेबल इनपुट फॉर होल ऑफ मंथ शेल बी रिड्यूस बाय 60%। इनपुट को रिड्यूस कर दें 60% से, तो अगर 60% से रिड्यूस कर दिया तो फिर कितना रह गया? 40%। 60% निकाल देना उसमें से, तो 60% रिड्यूस कर दिया तो फिर कितना बच गया? 40%। क्लियर? डेबिट क्रेडिट नोट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले चैप्टर में। तो इसको यहां से काट दें। अच्छा जी, अब आ जाएं सेक्शन 73 में। सेक्शन 73 इसको ज़रा रिवाइज करते हैं। पेमेंट फॉर ट्रांजैक्शन फॉर परचेज ऑफ टायर। होंडा ने अगर टायर ख़रीदे हैं 50,000 से महंगे, तो जनरल टायर को क्रॉस चेक से पेमेंट करें या किसी भी बैंकिंग चैनल से, अदरवाइज इनपुट विल बी डिसअलाउड टू बायर। होंडा को इनपुट डिसअलाउ हो जाएगा। तो होंडा को चाहिए कि 50,000 से महंगे अगर टायर खरीदे हैं तो पेमेंट किससे करें? क्रॉस चेक से। बिजली के बिल कैश में दे सकते हैं। इसमें जो बैंक अकाउंट यूज़ होने चाहिए वो बायर का भी बिजनेस बैंक अकाउंट होना चाहिए, होंडा का भी, और सेलर का भी बिजनेस बैंक अकाउंट यूज़ होना चाहिए। और ये दोनों बैंक अकाउंट बोर्ड को पता होने चाहिए कि ये बैंक कहाँ है। और अगर ऊपर वाली कंडीशंस पूरी नहीं होती तो होंडा को इनपुट डिसअलाउ हो जाएगा। ये बात तो वही है जो यहाँ लिखी हुई है, रिपीट हो रही है। मादरत के साथ ये वाला पॉइंट हम पेंडिंग पे डाल रहे हैं किसी वजह से फर्दर, और बहुत ही मादरत के साथ नोट नंबर 1 भी हम पेंडिंग पे डाल रहे हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, ये वाला अभी मैं पढ़ाता हूँ। ये वाला पॉइंट 2 ये हमने कल पढ़ा था कि अगर होंडा ने टायर परचेज किए हैं जनरल टायर से
तो 180 दिन में पेमेंट कर दे। अगर होंडा 180 दिन में पेमेंट नहीं करती तो जिस महीने होंडा के 180 दिन पूरे होंगे उस महीने होंडा का इनपुट उल्टा दिया जाएगा। यानी वर्किंग वन में कल हमने माइनस साइन के साथ शो किया था। तो क्रेडिटर को 180 दिनों में पेमेंट नहीं करेंगे तो बायर का इनपुट क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। इधर था कैश पेमेंट की है डिसअलाउ हो रहा है, इधर 180 दिन में पेमेंट ना करने की सज़ा मिल रही है। अब जी नोट नंबर 2 हमने पढ़ना है और 2 चीज़ें हमने पेंडिंग पे डाल दी हैं। जनरल टायर की बुक्स हैं, इसने एक ट्रांजैक्शन की, टायर सोल्ड टू होंडा, डेटेड डेबिट सेल क्रेडिट, 117 रुपए के टायर बेचे और अपनी सेल में डाला 100 रुपया। बाकी सेल्स टैक्स है जो कि पेएबल है किसको, गवर्नमेंट को। अभी नोट नहीं करना। अगर जनरल टायर की पॉकेट में 117 आ जाता तो 100 जाता जनरल टायर के खजाने में, ये तो इनका अपना है, और 17 रुपये लाइबिलिटी बुक हो जाती टुवर्ड्स गवर्नमेंट। और जब महीने का एंड आता तो 15 तारीख को जब आप जाके अगले महीने रिटर्न जमा कराते तो ये 17 भी हुकूमत को जमा करवा देते। तो ये एंट्री होती है असल में सेल्स टैक्स की। जनरल टायर जब टायर बेचता है तो 117 रुपये अपनी पॉकेट में डालता है, 100 रुपये दराज में पड़े रहने देता है और उसमें 17 रुपये उठा के ना 10 रुपये का एक नोट और 5 का सिक्का और 2 रुपये ये उठा के गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवाता है। इसके लिए लाइबिलिटी बुक कर लेता है क्योंकि ये 17 रुपये इसके अपने नहीं है। लेकिन फिलहाल मैंने ट्रांजैक्शन उधार पे कर दी है, डेटर डेबिट। जनरल टायर की बुक्स में एक और एंट्री हुई, वो एंट्री हुई परचेज्ड कार्स फ्रॉम होंडा एज डीलर। इसने होंडा को कहा कि यार मुझे डीलरशिप दे दो गाड़ियों की, मैं तुमसे गाड़ियां खरीद के बेचूंगा आगे। तो ठीक है, जनरल टायर ने अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहा और नया काम शुरू किया। परचेज कार्स फ्रॉम होंडा एज डीलर, होंडा से डीलर के तौर पे इसने गाड़ियां खरीद ली। अब ये अपने फिक्स एसेट में डालेगा या स्टॉक में डालेगा, स्टॉक में डालेगा और आगे इनको बेचेगा। तो इसने जब गाड़ी खरीदी तो एंट्री की परचेज डेबिट 100 रुपया। जो इनपुट इसने पे किया है ये एक एडवांस किस्म का टैक्स है, एडवांस टैक्स है, एडवांस में जमा करा दिया ना टैक्स इसने। यानी इसने जो 17 रुपये पे किए हैं ये एक टैक्स है जो इसने जमा करवा दिया है। जब कभी जनरल टायर ये गाड़ियां आगे बेचेगा तो ये बर्डन अगले पे डाल देगा। तो ये एडवांस टैक्स टाइप इसने कोई चीज़ पे की है तो इसका बर्डन वो डालने की कोशिश करेगा कल कला को जब भी कभी ये गाड़ी बेचेगा अगले बंदे के ऊपर। तो ये इसने थोड़ा सा टैक्स अभी जमा करवा दिया है, बाकी टैक्स फिर कभी जमा करवा देगा। तो ये इसने एडवांस टैक्स अपना कोई जमा करवाया है। ये शायद इनपुट टाइप कोई चीज़ है, ऐसे ही है ना, परचेजेस से इनपुट होता है और ये क्या था, आउटपुट टाइप कोई चीज़ थी। ओके, तो इसने एडवांस में टैक्स जमा करवा दिया 17 रुपये और क्रेडिटर को क्रेडिट कर लिया, कितना, 117। अच्छा, अब जनरल टायर की किताबों में होंडा से रिसीवेबल है 117 जो टायर बेचे हुए हैं, और जनरल टायर की किताबों में होंडा को पेएबल है 117। तो फोन पे बात हुई कि ये बैलेंसेस आपस में सेट कर लेते हैं, नेट कर लेते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री कर लेते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है लेना देना नेट कर लेते हैं। तो जनरल टायर ने एंट्री की, मैंने तुझे 117 नहीं देने और ना मैंने तेरे से 117 लेने हैं।
ये एंट्री कमिश्नर कहता है अलाउड है, कहते हैं कोई मसला नहीं, ये एंट्री आप कर लो, क्योंकि कहते हैं मेरी टेंशन ना लो, हुकूमत की टेंशन ना लो, हुकूमत को इंशाल्लाह ये पेएबल पे हो जाएगा, क्योंकि इस पेएबल की फ्यूचर में एंट्री होगी पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। ये पेएबल तो खड़ा रहा है ना, कौन से बैलेंसेस क्रिएट हुए थे, डेटर, और कौन सा रिवर्स हो गया, डेटर। कौन सा बैलेंस क्रिएट हुआ था, क्रेडिटर, और कौन सा रिवर्स हो गया, पेएबल तो खड़ा रहा ना। तो जब कभी पेएबल पे होगा तो हुकूमत के पास टैक्स चला जाना है, इसलिए हुकूमत कहती है अगर तुम कॉन्ट्रा एंट्री करते हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, मेरी तरफ से इजाजत है। ये जो अगर आपको अकाउंटिंग आती है तो ये पेएबल तो क्रेडिट नेचर की चीज है ना इस वक्त, ये क्रेडिट कल का आंख हो तो कभी जाके क्या होगा, डेबिट, तो पेएबल डेबिट होके कैश क्रेडिट होगा, ये हुकूमत के खजाने में चला जाएगा। तो एंट्री से ये बात जरा समझ आ गई, ये हुकूमत के खजाने में चला जाएगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो कॉन्ट्रा एंट्री आपस का लेना देना अगर सेम बंदे से हो तो उसको नेट किया जा सकता है, क्योंकि इसमें हुकूमत को कोई नुकसान नहीं है। और अगर आपका ऐसे दिल नहीं कर रहा तो आप उससे 117 ले लें, 17 हुकूमत को जमा कराएं, और वो जो अपने 117 देने थे वो दे दें, वो फिर आप ऐसे करना ऐसे कर लें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन लेना देना नेट भी कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नोट कर लें, ये अब अगले बंदे की बुक्स में अगर आप एंट्री करोगे, अगर यही 2 एंट्रीज आप होंडा की बुक्स में कर लो तो होंडा की बुक्स में ये एडवांस टैक्स नहीं होगा, ये टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट होगा। होंडा इस 17 को हुकूमत को जमा करवा देगा। यही एंट्रीज आप होंडा की बुक्स में कर लो, कॉन्ट्रा एंट्री अलाउड है, बस कमिश्नर से इजाजत लेनी है कि ये एंट्री मैं करना चाह रहा हूं। इसमें ये बात मेन है, ये पेएबल पे हो जाएगा, ये पेएबल पे हो जाएगा गवर्नमेंट को। इसलिए हुकूमत कहती है कोई मसला नहीं। भाई उस जरा बाहर निकल के देखो, वो बच्चे बातें कर रहे हैं। ओके, जी मोहतरम, जनरल टायर ने टायर बेचे, ये बात तो कई दफा क्लास में हुई थी। नोट चलो जल्दी करो, ये पेएबल पे हो जाएगा गवर्नमेंट को। जी, जनरल टायर ने टायर बेचे, क्या एंट्री करेगा, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट सेल्स टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रेडिट। ठीक है, होंडा की एंट्री करेगा, होंडा एंट्री करेगा छोड़ने परे। अगला काम, जनरल टायर ने अब जाके गाड़ियां खरीदी होंडा से एज अ डीलर, इनको आगे फिर इसने बेचना है, तो जनरल टायर की एंट्री करेगा परचेजेस डेबिट 100 रुपए की गाड़ी, सेल्स टैक्स पेड इन एडवांस डेबिट, ये एडवांस टैक्स पेड डेबिट, और पेएबल टू होंडा क्रेडिट 117। जब ये एंट्रीज कर लेगा तो एक की किताबों में 117 का डेटर खड़ा हो जाएगा, दूसरे की किताबों में 117 की लाइबिलिटी खड़ा हो जाएगी। ये दोनों आपस में लेना देना नेट कर सकते हैं, अलाउड है, कोई मसला नहीं। क्योंकि हुकूमत इसलिए परेशान नहीं है कि हुकूमत को ये वाले 17 किसने जमा करवा देने हैं,
ओ बोले ये वाले 17 किसने जमा करवा देने हैं? जनरल टायर ने जमा करवा देने हैं। और यार मैं बात की गहराई में नहीं जाना चाह रहा, ये वाले 17 भी हुकूमत को भी पहुंच जाएंगे। द रीज़न इज़ कि अब आप ये एंट्री होंडा की बुक्स में करके सोचें, होंडा की बुक्स में, होंडा की बुक्स में होंडा इसकी बजाय परचेज की एंट्री करा होगा और इसकी बजाय, तो जब वो सेल की एंट्री करेगा तो सेल्स टैक्स पेएबल वो ये वाला 17 अपने पेएबल में डालेगा, तो ये वाला 17 भी हुकूमत को चला जाएगा। तो इसलिए दोनों बंदे अपना अपना टैक्स हुकूमत को जमा करवा देंगे, इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, इंग्लिश का फिक्रा बड़ा आसान है, इतनी डीप डाउन हमें जाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ इंग्लिश का फिक्रा समझाने के लिए मैं गया था। सेम पार्टी रिसीवेबल एंड पेएबल कैन बी सेट ऑफ। सेम पार्टी रिसीवेबल पेएबल कैन बी सेट ऑफ। सेम पार्टी रिसीवेबल पेएबल कैन बी सेट ऑफ। बस एक दो शर्तें हैं। नंबर 1, इफ द टैक्स हैज बीन चार्ज, अगर टैक्स लगाया गया एंड पेड बाय बोथ पार्टीज, वो दोनों पार्टीज ने हुकूमत को जमा करवा दिया, पहली शर्त। और दूसरी शर्त, और आपने कमिश्नर से इजाजत ले ली है, बस। तो ये दो शर्तें पूरी कर लें तो सेम पार्टी रिसीवेबल पेएबल। तो कंडीशंस में हाईलाइट कर रहा हूं स्काई ब्लू से, ये दो कंडीशंस हैं, और रिलैक्सेशन में येलो से हाईलाइट कर रहा हूं। तो स्काई ब्लू वाली अगर आप दो कंडीशंस पूरी कर दें तो येलो वाले रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी। यानी आप पैसे देने पड़ेंगे हमें 1,17,000 1,17,000 चेक बना के देने पड़ेंगे, या यहां चेक ना भी बने क्रॉस चेक तो कोई मसला नहीं। यहां हालांकि 50,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन है, चेक ना भी बने तो असली तौर पे तो चेक बनना चाहिए था, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट से पैसे ट्रांसफर होने चाहिए थे इनके अकाउंट्स में, लेकिन यहां रिलैक्सेशन अवेलेबल है। डॉन 2 पॉइंट्स हमने छोड़ दिए हैं, 2 क्वेश्चन मार्क लगे हुए। अच्छा जी, चैप्टर के एंड पे आ जाए। पेज 486। $82 का इनपुट हमारा क्या हो जाता है? डेड। 136 क्या मिल जाता है? रिफंड। और फेस पे कितना माइनस हो जाता है? 462। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? ये वो गाड़ियां जो होंडा एटलस कार ने बेची हैं सरासिफ को या डॉलेंस को पाकिस्तान में, उन गाड़ियों में इतने टायर इस्तेमाल हुए हैं 462 वाले। जो मुरलीधरन को गाड़ी एक्सपोर्ट की है उसमें जो टायर इस्तेमाल हुए हैं उसका इनपुट 136 है। और जो गवर्नमेंट को टैंक सेल किए थे एग्जेम्प्ट सेल, उसके टायर ये हैं। या जो होली कुरान सेल किया था उसमें यूज होने वाला कागज का इनपुट ये है। तो ये वो टायर हैं जो होंडा ने पाकिस्तान में गाड़ियां बेची हैं उनमें लगे हुए हैं। ये उन टायरों का इनपुट है जो होंडा ने गाड़ियां बाहर के मुल्क में बेची हैं। और ये वो होली कुरान के कागज का इनपुट है जिस होली कुरान की सेल एग्जाम्प्ट थी। इस पर सेक्शन 8B लगेगा और 136 पर सेक्शन 10 लगेगा। 462 पे सेक्शन 8B लगेगा जो हम कल से पढ़ रहे हैं, और आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 10 जो 136 पे लगेगा। अच्छा जी, 462 का करना क्या है ये ज़रा मैं सारे आपको तफसील बता दूं। 462 को ना आपने फेस पे माइनस करने की कोशिश करनी है। 462 को आपने फेस पे माइनस करने की कोशिश करनी है। नोट कर लिया आपने यहाँ तक? 462 को सेक्शन 8B की रोशनी में आपने फेस पे माइनस करने की कोशिश करनी है, लेकिन 90% रिस्ट्रिक्शन लगा के, 90% रिस्ट्रिक्शन लगा के। और 136 को आपने हुकूमत से जाकर रिफंड मांगना है। 426 को जब 90% रिस्ट्रिक्शन लगा के माइनस करेंगे तो ज़रूरी नहीं पूरा 462 माइनस हो सकता है 462 का कुछ हिस्सा माइनस हो जाए। जो माइनस नहीं हो सकेगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा।
90% रिस्ट्रिक्शन की वजह से। कितना था इनपुट हमारा? माइनस कितना करना चाह रहे थे? 462। हुआ कितना? कितना फिर कभी माइनस कर लेंगे? 260 अभी माइनस कर ले, और 202 इन दोनों का जो डिफरेंस है ये फिर कभी माइनस हो जाएगा। इज इट सो? एनी कंफ्यूजन? नो। इट इज द मंथ ऑफ जनवरी। इस 202 को कैरी फॉरवर्ड करें फरवरी में। नहीं माइनस हो सका, कोई मसला नहीं, मार्च में माइनस कर लें। नहीं माइनस हो सका, अप्रैल में माइनस कर लें। नहीं माइनस हो सका, मई में माइनस कर लें। नहीं माइनस हो सका, कैरी फॉरवर्ड करके जून में माइनस कर लें। अगर नहीं माइनस हो सका तो आप कैरी फॉरवर्ड करना बंद कर दें। जुलाई के महीने में ऑडिटर्स को बुलाएं, अगस्त में ऑडिटर से सर्टिफिकेट लें, और अगस्त में जाके इस पैसे को क्या मांग लें? रिफंड मांग लें। यानी ये ईयरली बेस पे रिफंड हुआ करेगा, हर महीने को रिफंड का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कैरी फॉरवर्ड होगा और ईयरली बेस पे रिफंड होगा। दैट इज द स्टोरी ऑफ 202 विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू यस्टरडे। नोट कर लें। ईयरली बेस पे अगस्त में रिफंड हुआ करेगा, और हर महीने ब्रॉड फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड के चक्कर में पड़ा रहा करेगा। कोशिश करेंगे वैसे हम कि 462 पूरा माइनस हो जाए। नहीं हो सका 462 पूरा माइनस, तो बाकी को क्या कर लिया करेंगे? कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड, रिफंड नहीं। रिफंड तो बहुत एंड पे जाके कहीं होगा, ईयरली, साल बाद होगा कहीं जाके, अगस्त में जाके होगा रिफंड। तो जनवरी में जो चीज माइनस नहीं हो सकी वो लटका लटका के कब रिफंड हुई? अगस्त में। ये हमने पढ़ा था सेक्शन 8B। अब मैं बात करने लगा हूं स्काई ब्लू की। उन गाड़ियों के टायर जो ऐसी गाड़ियों में इस्तेमाल हुए हैं जो गाड़ी मुरलीधरन श्रीलंका के अंदर शां शां करके चला रहे हैं। अब उन गाड़ियों के टायर के इनपुट की बात होने लगी है। ये आपको रिफंड इतनी लेट नहीं होगा। इसके लिए आप एक काम कर लें, आप ऐसा करें कि आप ना 15 फरवरी को रिटर्न जमा करवाएं जाके। जनवरी का महीना है ना, तो 15 फरवरी को जाके क्या जमा करवाएं? इसके साथ एक रिफंड एप्लीकेशन जमा करवाएं। एक 136 वापस लेने के लिए ना 15 फरवरी को रिटर्न जमा करवाएं और रिफंड एप्लीकेशन जमा करवाएं। रिफंड एप्लीकेशन के विद इन 45 डेज आपके घर रिफंड पहुंच जाएगा। यानी 15 फरवरी के बाद अगर 45 डेज गिने तो तकरीबन मार्च के एंड तक आपके घर रिफंड पहुंच जाएगा। अगस्त तक ये बात नहीं जाएगी। तो इसका रिफंड लेना ज़रा आसान है, ये आपको जल्दी रिफंड मिल जाया करेगा। ये ना मंथली बेस पे मिला करेगा, यानी हर महीने अगर आप सेल करें तो हर महीने आपको रिफंड मिलता रहेगा। थोड़ा लेट करके मिला करेगा लेकिन हर महीने आपको मिलता रहेगा। हर महीने क्यों कह रहा हूँ वो भी समझाता हूँ। सेक्शन 10 कोई तस्वीर खींच रहा था, अब शायद मैंने पूरी बात मुकम्मल की है तस्वीर खींचने के लिए। तो 136 का आपको रिफंड लेने के लिए ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। 15 फरवरी को आप रिटर्न जमा करवाएंगे, इसके साथ आप क्या जमा करवाएंगे? रिफंड एप्लीकेशन। रिफंड एप्लीकेशन जमा करवाने के 45 दिनों में आपको रिफंड मिल जाएगा। अच्छा,
एक्सपोर्ट सेल की अब कहानी कुछ ऐसे बनेगी, एक्सपोर्ट सेल की कहानी कुछ ऐसे बनेगी। आपने जो इसके लिए आपको जून का वेट और ऑडिट वगैरह का वेट नहीं करना पड़ेगा। आपने जनवरी के महीने में अगर एक्सपोर्ट सेल की है ना, एक्सपोर्ट सेल जनवरी के महीने में आपने बाहर के मुल्क में गाड़ियां बेची हैं, तो उसमें जो टायर इस्तेमाल हुए थे ना, उनका इनपुट आपको रिफंड हो जाया करेगा। आपने 15 फरवरी को एप्लीकेशन जमा करवानी है, 45 दिन का यहां कहीं जाके पूरे होंगे तो इस दिन आपको रिफंड मिल जाया करेगा। फिर आप फरवरी में जो एक्सपोर्ट सेल करेंगे ना, उसकी 15 मार्च को जाके आपने रिफंड एप्लीकेशन जमा करवानी है, आपको 45 दिन के अंदर अंदर रिफंड मिल जाया करेगा। और ये एक सर्कल चल पड़ेगा, आपको हर महीने रिफंड आ रहा होगा। और अगर आपने मार्च के महीने में कोई एक्सपोर्ट सेल की है तो इनकी रिफंड एप्लीकेशन आप 15 अप्रैल को जमा करवा रहे होंगे और कोई मई के एंड तक आपके घर रिफंड आ जाएगा। तो इसलिए शायद मैं इसको मंथली रिफंड कह सकता हूं कि हर महीने आपके घर एक रिफंड का चेक पहुंचा करेगा। एक मार्च को पहुंच गया, एक अप्रैल को पहुंच गया, एक मई को पहुंच गया चेक, तो हर महीने आपके घर एक रिफंड का चेक आया करेगा। किस वजह से? एक्सपोर्ट सेल की वजह से। तो इस सारी कहानी को छोड़ें, हमें तो बस एक ही महीना समझने के लिए काफ़ी था कि जनवरी की रिटर्न कब जमा करवानी है, 15 फरवरी को, और उसके कितने महीने के अंदर रिफंड आ जाएगा, 45। हाँ, एक रिलैक्सेशन अवेलेबल है कि आप 2 फरवरी को ही जाके रिफंड एप्लीकेशन जमा करवा दें, रिटर्न जल्दी जमा करवा दें, 2 फरवरी को करा दें, फिर 2 फरवरी के 45 दिन में आपको रिफंड मिल जाए। रिफंड अगर जल्दी लेना है तो जल्दी जमा करवा दें एप्लीकेशन। बस जब आप रिफंड एप्लीकेशन जमा करवाएंगे ना, उसके 45 दिन में आपको क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। नहीं, वो मैंने 18 कुछ और कहा था। मैंने कहा था ये जो 53 होता है ना, ये वाला जो पेएबल टू गवर्नमेंट न्यूमेरिकल में निकलता है, ये आपने 15 को जमा कराना होता है, लेकिन अगर आपने रिटर्न 18 तक जमा करानी है तो वो आपकी मर्जी है। वो ये मैंने कहा था, उसको इससे मिक्सअप न करें। ओके, तो बता दें जी, ये जो न्यूमेरिकल के बॉटम में 462 और 136 सारे होते हैं, इनका क्या सलूक करना होता है। 462 को पूरी जान मारनी है, दिन रात एक करना है, कोशिश करके न्यूमेरिकल के फेस में माइनस करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं हो सका तो कैरी फॉरवर्ड करते रहें जून तक और अगस्त में जाकर रिफंड मांग लें। लेकिन 136 के बारे में कोई जान नहीं मारनी, कोई कोशिश नहीं करनी। 136 की रिफंड एप्लीकेशन फरवरी में जमा करवानी है, हम जनवरी में खड़े हैं, फरवरी में जमा करवानी है, 45 दिन के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। देन दैट वाज ऑल। कम ऑन सेक्शन 10, कम ऑन गाइस। अच्छा, जीरो रेट सेल वाले का आउटपुट क्या होता है हमेशा, सेल इनटू 0%। एक्सेलेंट। जीरो रेट सेल वाले का आउटपुट कितना होता है हमेशा, 0 0 0, इसलिए उसका इनपुट सारा क्या हो जाता है, रिफंड हो जाता है। तो वैसे तो हम जीरो रेट वाले का आउटपुट न्यूमेरिकल में शो नहीं करते, लेकिन अगर जीरो रेट वाले का आउटपुट में शो करूं तो हमेशा कितना होगा, 0। 30 लाख वाली गाड़ी उसको कितने की बेचेंगे, 30 लाख की मुरलीधरन को, या 35 लाख 10,000 की, 30 लाख की, तो 0% उससे टैक्स लेंगे। लेकिन टायरों पे टैक्स पे किया होगा, तो जो पे किया होगा वो हमें क्या मिल जाएगा, कितने दिनों में, रिफंड एप्लीकेशन जमा कराने के। इफ इनपुट ऑन परचेज एक्सीड द आउटपुट, इफ इनपुट एक्सीड द, बिकॉज ऑफ जीरो रेट और एक्सपोर्ट सेल, दोनों ही जीरो रेट होती है, एक्सपोर्ट सेल भी तो जीरो रेट होती है, बिकॉज ऑफ जीरो रेट सेल, द एक्सेस कितना, 120, शेल बी रिफंडेड विद इन 45 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ रिफंड। रिफंड क्लेम जमा करवाने के कितने दिनों में आपको रिफंड मिल जाएगा, 45 दिनों में। अब याद कर लें इसको। इफ इनपुट एक्सीड द आउटपुट बिकॉज ऑफ जीरो रेट और एक्सपोर्ट सेल, एक्सपोर्ट सेल दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि जीरो रेट और एक्सपोर्ट एक ही होती है। बिकॉज ऑफ जीरो रेट सेल, द एक्सेस इनपुट, कितना एक्सेस, शैल बी रिफंडेड विद इन 45 डेज ऑफ रिफंड क्लेम।
ये वो वाला है जो यहां मैंने 120 लिखा है और वहां 136 था अभी, ये वो वाला है। डन। वैसे एक्सपोर्ट सेल में तो हमेशा ही ऐसे हुआ करेगा, इनपुट विल ऑलवेज एक्सीड द आउटपुट, क्योंकि आउटपुट होता ही कितना है, 0। अच्छा, पॉइंट 2, ये सी बंदे दो। आप हुकूमत से लेने गए 120 का रिफंड, या एक और मिसाल समझे, आप दुकानदार के पास गए, आपने दुकानदार को कहा ये तूने मुझे कोका कोला क्या दी थी, इसमें गैस नाम की नहीं थी, ये कोका कोला वापस पकड़ो, मुझे पैसे रिफंड कर। दुकानदार ने कहा पुत्र जो घी का डब्बा सुबह लेके गया था उसके पहले पैसे दे मुझे। ऐसा हो सकता है कि इस बंदे से आप पैसे लेने जाएं, उसके पैसे आपने देने भी हों। कॉलेज वालों के पास आप गए और कॉलेज ये वाला ऐसे बंद करना था, कॉलेज वालों के पास आप गए और कॉलेज वालों से आपने जाके कहा, पहले देख लें वो आ रहे हैं, उनको देख लें। कॉलेज वालों के पास आप गए, ओ भाई तो उधर अंगड़ाइयां ना ले प्लीज। कॉलेज वालों के पास आप गए और कॉलेज वालों को जाके आपने कहा, कॉलेज वालों मैंने पिछले सेशन के अंदर जो है वो क्लासें नहीं पढ़ी, मुझे पिछले सेशन की फीस रिफंड करो। कॉलेज वालों ने कहा अभी जो पढ़े उसकी तो दे दे फीस। तो अगर आप किसी से रिफंड लेने जाएं और उसके आपने पैसे देने भी हों तो रिफंड मिलता है या चपेट पड़ती है? चपेट पड़ती है। अगर आप 120 रुपए का रिफंड लेने गए एफबीआर के पास कि मैंने एक्सपोर्ट सेल की है, उसके टायरों का रिफंड करो, तो एफबीआर कहेगा वो जो इनकम टैक्स में तूने ज्वेलरी बेची है, उस ज्वेलरी को बेच के जो कैपिटल गेन इनकम आई है उसका तो टैक्स जमा करा दे, और फिर उसका टैक्स नेट करके आपको दे दिया जाएगा। जाहिर सी बात है। तो एफबीआर को आपने क्या जमा कराना था? इनकम टैक्स। और क्या रिफंड लेना था? सेल्स टैक्स। तो ये लेना देना होगा या नेट करके सेटल होगा? नेट करें। नेट टाइप चीज वैसे आज पहले भी पढ़ी है एक हमने। इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल टू पे एनी अदर टैक्स, सेल्स टैक्स नहीं, इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल टू पे एनी अदर टैक्स, एनी अदर डिफॉल्ट सरचार्ज, डिफॉल्ट सरचार्ज होता है लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट, पेनल्टी, जुर्माना। इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल टू पे एनी टैक्स, पे एनी डिफॉल्ट सरचार्ज और पे एनी पेनल्टी अंडर एनी अदर लॉ, मिसाल के तौर पे इनकम टैक्स। इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल टू पे एनी अदर टैक्स, एनी अदर डिफॉल्ट सरचार्ज, एनी अदर पेनल्टी अंडर एनी अदर लॉ, लेकिन वो लॉ भी एडमिनिस्टर कौन कर रहा हो? बोर्ड। द रिफंड अंडर दिस लॉ, ये लॉ कौन सा है? shall be made after adjustment of that amount, shall be made after adjustment of that amount। अच्छा, इस लॉ में आपने कितना रिफंड मांगा है? 120 नजर आ रहा है आपको? और डेट अमाउंट से मैं मुराद ले लेता हूं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन पर आपने 70 रुपए टैक्स पे करना था। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन पर आपने 70 रुपए टैक्स पे करना था। डेट अमाउंट मैं वो ले लेता हूं और 120 रुपए ये वाले ले लेता हूं। तो अब आपको रिफंड कितने का मिलेगा? सिर्फ 50 का। तो उर्दू में जरा लिख लें, मैंने 70 रुपए इनकम टैक्स जमा कराने और 120 का सेल्स टैक्स रिफंड लेना है। मैंने 70 रुपए इनकम टैक्स जमा कराने और 120 का सेल्स टैक्स रिफंड लेना है। और 120 का सेल्स टैक्स रिफंड लेना है। वो तो नजर आ रहा है ना 120 यहां। अब मुझे नेट करके 50 का रिफंड मिलेगा। अब मुझे नेट करके 50 का रिफंड मिलेगा। ओके,
0.3। आप रिफंड लेने गए प्रिंसिपल साहब के पास, प्रिंसिपल साहब ने कहा बेटा 60 मिनट बाद आना, जरा मैं आपका केस देख लूं। वो केस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। प्रिंसिपल साहब ने कहा बेटा 120 मिनट बाद आना। आपने कहा पहले वाले 60 डाल के बात करें? उन्होंने कहा हाँ पहले वाले 60 डाल के, तो यानी 60 मिनट मुझे और दे दो, 120 मिनट बाद आना। अब 120 मिनट बाद गए, प्रिंसिपल साहब ने कहा बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया है, आप 9 घंटे बाद आना, फिर देखेंगे। वो वाले 120 मिनट डाल के, वो वाले 120 मिनट डाल के 9 घंटे के अंदर अंदर आप आ जाना, फिर हम आपका केस देख लेते हैं क्या करना है। तो आप हुकूमत से 120 का रिफंड मांगने गए, लेकिन अब ऐसा सिनेरियो नहीं है कि आपने कोई हुकूमत के पे भी करने हैं, अब ऐसा सिनेरियो नहीं है, बिल्कुल अलग बात है, 0.3 बिल्कुल अलग बात है। तो आप हुकूमत से 120 मांगने गए, तो हुकूमत ने कहा भाईजान आपका ऑडिट शुरू होगा, इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, क्योंकि हमें पता चले मुरली मियाँ वाली के अंदर कोई बंदा है, ये मुरली धरन नहीं है जो श्रीलंका वाला है। तो आपने तो एक्सपोर्ट सेल की नहीं, आपने तो कौन सी सेल की है, लोकल सेल की है। तो आपने पता नहीं किस किस का नाम मुरली शुरली लिखवा के, और आपने जो है वो उनको सेलें किए जा रहे हैं और कह रहे हो हमने पाकिस्तान से बाहर सेल की है। तो हमें 60 दिन दे दो इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन अगर बात काबू ना आई तो फिर 120 दिन और लगेंगे, और लेकिन फिर भी बात काबू ना आई तो 9 मंथ्स के अंदर हम डिसाइड करेंगे कि आपको रिफंड करना है या नहीं। और आप समझ रहे थे 45 दिनों में रिफंड मिलेगा, और वो 9 महीने बाद जाके आपको रिफंड मिल रहा होगा। 0.3 वेयर अ पर्सन हैज क्लेम्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट और ए फंड, ये देखिए, वेयर अ पर्सन हैज क्लेम्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिफंड, एक ही बात है। इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं ना, टैक्स क्रेडिट इसलिए कहते हैं कि ये माइनस होता है, आपको याद है टैक्स क्रेडिट्स माइनस होते थे इनकम टैक्स में भी। वेयर अ पर्सन हैज क्लेम्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिफंड, एक ही बात है, इसलिए दोनों के दौरान और लिखा हुआ है। वेयर अ पर्सन हैज क्लेम्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिफंड, लेकिन कौन सा वाला, विच वॉज नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं था क्योंकि मुरली शुरली पाकिस्तान का कोई बंदा निकला है। वेयर अ पर्सन हैज क्लेम्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट और रिफंड विच वॉज नॉट अलाउड, ये तो मेरे ख्याल से हो गया जुर्म। अब सजा सुने, द केस अगेंस्ट हिम विल बी कंप्लीटेड विद इन 60 डेज, उसके बारे में फैसला 60 दिन में हो जाएगा। लेकिन अगर मसला फंस गया तो फॉर इंक्वायरी, फॉर ऑडिट और फॉर इन्वेस्टिगेशन 60 डेज में भी एक्सटेंडेड अप टू, लेकिन आप जरा लेवल का बंदा भेजना, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर के रैंक से नीचे का ना हो, कम से कम एडिशनल कमिश्नर के लेवल का बंदा हो, उसके रैंक से नीचे का बंदा ना आए। अब ये चैप्टर 15 का पहला सफा था, एडिशनल कमिश्नर से ऊपर कमिश्नर होता है और बाकी सारे नीचे वाले लोग होते हैं। तो नीचे वाले लोग शायद 60 दिन में कोशिश करेंगे मसला हल करने की, लेकिन नीचे वाले लोगों से अगर मसला हल ना हो सका तो कम से कम एडिशनल कमिश्नर के लेवल का बंदा आएगा, इससे नीचे के रैंक का नहीं आ सकता। और वो फिर कितने दिन मांगेगा, 120, और फिर भी मसला हल नहीं हो सका तो फेडरल बोर्ड 9 महीने मांगेगा कि 9 महीने दे दो हमें, हम आपका केस तसल्ली से देख लेते हैं। तो एडिशनल कमिश्नर इन दोनों का बॉस है, लेकिन कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर का भी बॉस है, और फेडरल बोर्ड तो इन सब का बाप है। तो द प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम शैल बी कंप्लीटेड विद इन 60 डेज, लेकिन फॉर एनी इंक्वायरी, फॉर ऑडिट, फॉर इन्वेस्टिगेशन 60 डेज में बी एक्सटेंडेड अप टू 120। लेकिन ये एक्सटेंशन कौन करेगा, एक अफसर करेगा, जैसे कम से कम रैंक क्या होना चाहिए, और अगर बात बहुत ही बढ़ जाए द बोर्ड में एक्सटेंड द पीरियड अप टू मैक्सिमम ऑफ 9 मंथ्स। तो बोर्ड फिर पीरियड बढ़ा के कितने महीने में डिसाइड करेगा, 9 मंथ्स में। कि भाईजान चक्कर की है, समझ नहीं आ रही, हो की रहा। जी जी, वो तो नहीं अभी हमने पढ़ा, चैप्टर 15 में देखेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये 7 जुर्म है और इनकी एक ही सजा है। ये 7 जुर्म जरा याद कर लें।
अ पर्सन फेल्स टू फाइल अ रिटर्न बाय द ड्यू डेट। समझ आ गया? 15 तक रिटर्न जमा नहीं कराई। दूसरा जुर्म पढ़े, टैक्स पे कर रहे कम ड्यू टू मिसकैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी, टैक्स कम पे कर दिया, ये भी एक जुर्म है। तीसरा, नॉट पेड द टैक्स ऑन सेल मेड, नॉट पेड द टैक्स ऑन, सर आसिफ से 5,10,000 ले लिए लेकिन हुकूमत को जमा नहीं करा रहा। ये मैंने बार बार एग्जांपल नहीं देनी है, एक ही दफ़ा और आखिरी दफ़ा दे रहा हूँ। मेड शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स, 5,10,000 सर आसिफ से ले लिए लेकिन सिर्फ 2 लाख हुकूमत को जमा कराए, मेड शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स। क्लेम्ड इनपुट और रिफंड विच इज नॉट एडमिसिबल, ये तो वही इंग्लिश है जो भी याद किया, क्लेम्ड इनपुट और रिफंड विच इज नॉट एडमिसिबल। क्लेम्ड इनपुट और रिफंड विच इज नॉट एडमिसिबल। वेयर ड्यू टू, पॉइंट 3, वेयर ड्यू टू कोलूजन और डेलिबरेट एक्शन टैक्सेस नॉट लगा और शॉर्ट लगा, टैक्सेस नॉट लगा और शॉर्ट लगा। तो सरासे को गाड़ी बेची और सरासे को कहा अपना नाम जो है किसी फॉरेनर वाला लिखवा ले और हम 30 लाख वाली गाड़ी आपको 30 लाख में बेच देते हैं। टैक्सेस नॉट लगा और टैक्सेस शॉर्ट लगा। शॉर्ट लगा क्या हो सकता है? सरासे को कहा कि 30 लाख में से 20 लाख आप हमें चेक बना के दे दें, बिल पे हम 20 लाख लिख देते हैं, बाकी 10 लाख आप हमें कैश में दे दें, वो किसको पता चलना है? तो 20 लाख बिल पे लिख देते हैं और 20 लाख पे 17% लगा लेते हैं, तो शॉर्ट टैक्स लगा लेते हैं, कोई मसला नहीं, देखी जाएगी क्या होगा। तो टैक्सेस नॉट लगा और टैक्सेस शॉर्ट लगा, लेकिन ऐसी सूरत में सरासे से मिली भगत करनी पड़ेगी इनको, ड्यू टू कोलूजन और डेलिबरेट एक्शन, जानते बूझते हुए दोनों को आपस में मिली भगत करनी पड़ेगी, कान में एक दूसरे की बातें करनी पड़ेंगी और दोनों को एग्री होना पड़ेगा इस बात के ऊपर। क्लियर होगी ये बात? और आखिरी चीज, पॉइंट 4, कई जगह पे कोलूजन जरूरी होती है वरना काम हो नहीं सकता। अब मिसालें देने की जरूरत नहीं है इस वक्त। मिसाल के तौर पे अफसर कहता है अपने ड्राइवर को जाओ जाके पेट्रोल डलवा के ले आओ, तो वो पेट्रोल पंप पे ऊपर जाता है, पेट्रोल पंप पे जाके पहले पेट्रोल पंप के अंदर जो उधर बंदा होता है उसे कहता है यार ये 200 रुपये मेरे से पकड़ ले, और जो है वो पेट्रोल तो है वो इतने का डाल दे लेकिन बिल इतने का बना दी। तो फिर दो बंदों का मिली भगत होनी जरूरी होती है। तो कोलूजन और डेलिबरेट एक्शन होता है, दोनों बंदे आपस में मिले हुए हैं, तो सर आसिफ और होंडा को इसके लिए मिलना पड़ेगा आपस में। और ऐसा जानते बूझते हुए भी हो सकता है और ऐसा गलती से भी हो सकता है। गलती से होने की इंग्लिश पढ़ें, इनएडवर्टेंस और एरर। टैक्सेस नॉट लगा और टैक्सेस शॉर्ट लगा, तो ये कितने जुर्म हो गए? 2, 3, 4, 5, 6, 7। इन जुर्मों को याद कर लें, जुर्मों नहीं सॉरी जराइम। पर्सन फेल्स टू फाइल रिटर्न बाय द ड्यू डेट, दूसरा जुर्म। पर्सन पेज लेस देन ड्यू टू मिसकैलकुलेशन, टैक्सेस नॉट लगा, टैक्सेस शॉर्ट लगा, वही बात, टैक्सेस नॉट लगा, टैक्सेस शॉर्ट लगा। ये क्लेम्ड, रेपिटेशन है बार बार, क्लेम्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट विच इज नॉट अलाउड ड्यू टू कोलूजन और डेलिबरेट एक्शन, टैक्सेस नॉट लगा और शॉर्ट लगा, और ड्यू टू इनएडवर्टेंस और एरर टैक्सेस नॉट लगा और शॉर्ट लगा। इन सारे जराइम की ना सजा सुन लें। अगला सफा, कभी डॉगी से पाला पड़ा है? डॉगी देखा है, देखा तो है ना, वो भी सुना हुआ है उसको, सुना हुआ है भाई कह रहे हैं तजर्बा भी करवाया हुआ है। अच्छा, पहले डॉगी आके ना बार्क करता है, बार्क करता है। बार्क का मतलब होता है शो कॉज, वजह बताओ तुम्हें क्यों ना काटूं, शो कॉज, वजह बताओ। आप सही जुमे की तैयारी करके लश पश चिट्टा कुर्ता पहन के टोपी शोपी पहन के खुस्सा पहन के आप जो है वो निकले, तो डॉगी ने करीब आके बहू वजह बताओ क्यों ना तुम्हें काटूं। मेरे ख्याल से ना इसके बाद आपको रिप्लाई का मौका होता है, दरख्त पे चढ़ने का। टैक्स पेयर रिप्लाई करता है, इसका टैक्स पे रिप्लाई करता है। अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं होता ना तो फिर बाइट कर दिया जाता है, आपको बाइट कर दिया जाता है। टीके कब लगवाने पड़ते हैं? बार्किंग के बाद, बाइट के बाद। कभी आपने ऐसे तो नहीं सुना
कि अब्बू मुझे डॉगी भौंक के अब्बू टीके लगवा दें मुझे। पता नहीं अजीब सी फीलिंग हो रही है, तो जब से उसने भौंका ना तो अजीब अजीब सा कुछ हो रहा है मुझे, तो टीके लगवा दें। तब तो नहीं टीके लगवाए जाते। अच्छा, इससे पहले भी एक चीज़ होती है, वो होता है घूरना, जिसको प्लानिंग कहता है डॉगी। दूर से ही ना आपको देख रहा होता है, ए मुंडा तैयार होके आ रहे हैं, घूरना। तो पहले क्या होता है जी? घूरना। उसके बाद क्या होते हैं? बार्किंग। और बार्किंग के बाद अगर आप रिप्लाई ना दे पाए, दरख्त पे ना चढ़ पाए या टहनी पे चढ़े टहनी टूट जाए, तो फिर डॉगी क्या करता है? टीके कब लगते हैं? बाइट के बाद। अच्छा, अब मोहतरम, होंडा कार्स ने रिटर्न जमा करा दी, सेल्स टैक्स वालों ने ऑडिट शुरू कर दिया। ऑडिट शुरू करने का मतलब है आपके घर नोटिस ऑफ ऑडिट आएगा कि हम आपको ऑडिट शुरू करने लगे हैं। ऑडिट टीम ने महीने डेढ़ बाद जाके कहा, शो कॉज, वजह बताओ क्यों ना तुम्हारी सेल 4 गाड़ियों वाली इधर डाल दी जाए। हमें तो लग रहा है तुमने 4 गाड़ियों की सेल हमसे छुपाई भी है। और क्यों ना सरासिफ वाली गाड़ी की सेल 20 लाख से 30 लाख पे ले जाएं। जरा वजह बताओ, कोई जेन्युइन वजह बता दो। हमें तो ये लग रहा है कि वो 20 लाख की गाड़ी नहीं बिकी हुई, इतनी सस्ती तुम गाड़ी किसी को बेच नहीं सकते, वो 30 लाख की कम से कम बिकी होगी। और ये जो 3-4 गाड़ियां तुमने मुरली शुरली को बेची हुई हैं, ये मियाँ वाली में पकड़े गए हैं, तो ये भी गाड़ियों के ऊपर 17% लगना चाहिए। तो अब आप शो कॉज करो, वजह बताओ। अगर टैक्स पे रिप्लाई ना कर पाया, करेगा तो सही रिप्लाई, अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी ना हुआ तो उसके घर क्या आ जाएगा? असेसमेंट ऑर्डर। नहीं, असेसमेंट ऑर्डर उसके घर आ जाएगा। पहले आपके घर आएगा नोटिस ऑफ ऑडिट, ये भी टैक्स वालों की तरफ से। ये तीनों काम डीओजी कर रहे हैं ना, ये तीनों काम डीओजी कर रहे हैं ना, डीओजी कर रहा है ये तीनों काम। तो इसी तरह ये तीनों काम टैक्स वाले करेंगे, टैक्स अथॉरिटीज करेंगे। सबसे पहले आपके घर नोटिस ऑफ ऑडिट भेजेंगे कि हम आपको ऑडिट करने आ रहे हैं। फिर उसके बाद ऑडिट के दौरान, इधर देख रहे हैं ऊपर, ऑडिट के दौरान वो वजह पूछेंगे, शो कॉज, वजह बताओ क्यों ना तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाए। अगर आप वजह ना बता पाए तो फिर आपके घर असेसमेंट ऑर्डर भेज दिया जाएगा। टीके कब लगवाने पड़ेंगे? बाइटिंग के बाद। अब आपको 3 किस्म का टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। एक, आपको टैक्स जमा करवाना पड़ेगा, यानी अगर 5,10,000 आपने सरासिफ से लिए थे और 5 लाख जमा करवा दिए हैं, तो बकाया कितने रहते हैं? 10,000। 10,000 आपको जमा करवाने पड़ेंगे। 10,000 के ऊपर आपको इंटरेस्ट जमा करवाना पड़ेगा, डिफॉल्ट सरचार्ज। जितना लेट हुकूमत को आपने टैक्स जमा करवाया उस पर इंटरेस्ट जमा करवाना पड़ेगा। और फिर तीसरी बात यह होगी, आप होते कौन है ये 2 नंबरी करने वाले, इस पे आपको क्या पे करना पड़ेगा? एक जुर्माना पे करना पड़ेगा। वो एक फिक्स अमाउंट होगी जो आपको पे करनी पड़ेगी। जैसे मिसाल के तौर पे दुकानदार ने आपको कहा, भाईजान ये घी के डब्बे के पैसे दें। आपने कहा मैं 2 महीने बाद दूंगा। दुकानदार बड़ा गुस्से हुआ। 2 महीने बाद आप आए, आपने घी के डब्बे के पैसे दिए, उसके बाद आपने 2 महीने का लेट पेमेंट का इंटरेस्ट दिया। तीसरा दुकानदार ने कहा इधर आ, और आपको एक चपेट मारी दुकानदार ने चपेट मार के कहा ये जुर्माना मेरी तरफ से, आइंदा ऐसी हरकत ना करें। ठीक है, तो पेनल्टी एक जुर्माना होता है जो इंटरेस्ट के अलावा होता है, आपके ऊपर पड़ती है। पेनल्टीज की अमाउंट्स हमारे सिलेबस में नहीं है। पेनल्टी फिक्स अमाउंट होती है, जो रिटर्न जमा ना कराएं 20,000 रुपया, जानबूझ के बंदों को मिलाएं 30,000 रुपया, ये कोई फिक्स अमाउंट्स होती हैं। तो ये टैक्स तो आपका वो होगा जो आपने मारा हुआ है। तो ये आपको 3 टीके लगवाने पड़ेंगे, 3 टीके साइमल्टेनियसली लगवाने पड़ेंगे। फिर थोड़े असरात होंगे कि अब डॉगी ने नहीं काटा हुआ। तो असेसमेंट ऑर्डर आने के बाद यू हैव नो ऑप्शन लेफ्ट एक्सेप्ट टू पे द, मैं उर्दू में बात करता हूं, असेसमेंट ऑर्डर आने के बाद आपके पास कोई रास्ता नहीं बच जाता सिवाय इसके के आप टैक्स भी दें, लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट भी दें और जुर्माना भी दें। ये दे के ही आपकी जान छूट सकती है, वरना आपकी जान नहीं छूट सकती। ठीक है, तो जिस वक्त महल्ले वाले पता करने आते हैं तो पूछते हैं कि डॉगी ने कहां बाइट किया था उसके बाद कहते हैं, अगला सवाल पूछते हैं महल्ले वाले, अच्छा टीके लगवा लिए आपने? चले माशाल्लाह अच्छा हो गया। लेकिन जब असेसमेंट ऑर्डर घर आता है ना, तो फिर महल्ले वाले आके पूछते हैं, सुने असेसमेंट ऑर्डर आ गया, सुने असेसमेंट ऑर्डर आ गया आपके घर, अच्छा टीके लगवा लिए आपने? तो इधर टीके लगवाने से मुराद क्या होगा? टैक्स जमा करवा दिया जाने। तो असेसमेंट ऑर्डर के बाद कौन से टीके लगते हैं? टैक्स जमा होता है और पेनल्टी, इन तीनों की पेमेंट होती है। घूरने पे तो नहीं टीके लगवाने, बार्किंग पे तो टीके नहीं लगवाने। ओके, चलें जी।
एन ऑफिसर शेल मेक एन असेसमेंट ऑर्डर ऑफ टैक्स। एन ऑफिसर शेल मेक एन असेसमेंट ऑर्डर ऑफ टैक्स। ऑफिसर आपके घर असेसमेंट ऑर्डर भेज देगा। अब तो आपको टैक्स जमा कराना पड़ेगा। अब आपको क्या क्या जमा करवाना पड़ेगा? आपको टैक्स जमा करवाना पड़ेगा, इंक्लूडिंग पेनल्टी एंड इंक्लूडिंग डिफॉल्ट चार्ज। इस लाइन का मतलब बताएं। द ऑर्डर शेल बी पास्ड आफ्टर गिविंग अ शो कॉज नोटिस। द असेसमेंट ऑर्डर, द असेसमेंट ऑर्डर शेल बी पास्ड आफ्टर गिविंग अ शो कॉज नोटिस। इसका जरा कोई मतलब बता दें मुझे। द असेसमेंट ऑर्डर shall be passed after giving a show cause। लॉ मेकर ने ना पुट्ठी अंग्रेजी लिखी है। लॉ मेकर ने लिखना शुरू किया है, कोई आएगा आके आपको काटेगा और आप गिर जाएंगे। और अगली बात उसने ये की है, लेकिन याद रखना काटने से पहले वो भौंकेगा जरूर, काटने से पहले वो भौंकेगा जरूर। क्लियर होगी बात? तो वो काटना ही क्या हुआ जिसमें भौंकना ना हुआ। चुप करके तो कोई मजा नहीं आता ना। यानी आप जा रहे थे, देखा टांग पे खून निकला यार इन्नी खामोशी नाल कम कीता तू, छागे हैं यार कुत्ते, सही कुत्ता। अच्छा, नस्ली पता नहीं किस साइड में बात ले। एन ऑफिसर शेल काट, द काटना शेल बी पास्ड आफ्टर, आफ्टर भौंकना, आफ्टर भौंकना। पहुंच गया बात की तह तक, आगे चलेंगे। और इसके बाद अगर आप टिकट उके लगवा लें तो लॉ मेकर कहता है फिर काटना भौंकना फारक करो, आप हमारी नजर में अच्छे बंदे हैं। इफ अ पर्सन फाइल्स द रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट, अगर आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न जमा कराने आ जाएं और टैक्स भी जमा करा दें, डिफॉल्ट सरचार्ज भी जमा करा दें और पेनल्टी भी जमा करा दें, तो शो कॉज नोटिस और ऑर्डर ऑफ असेसमेंट शेल अबेट, यानी एफबीआर के सिस्टम में ये चीजें डिलीट कर दी जाएंगी और समझा जाएगा आपने कोई जुर्म किया ही नहीं। तो अगर आप खुद अच्छे बच्चे बन के जमा करवाने आ गए हैं रिटर्न दोबारा, तो इसलिए अब हम आपको कोई सजा नहीं देंगे, बस आपने खुद ही सारी चीजें जमा करवा दी हैं। तो अब आपकी बदनामी भी नहीं होगी, अब आपको बुरे नाम से भी नहीं पुकारा जाएगा। अब अल्लाह मोहल्ले वालों के दिलों से भी निकाल देंगे कि इसको कभी डीओजी ने काटा था। और अगले जो 3 जुर्म हैं उनकी भी वही सजा। क्या सजा? स्काई ब्लू से मैं हाईलाइट कर रहा हूं। इफ अ पर्सन हैज डन बला बला बला, एन ऑफिसर शेल काट, द काटना शेल बी आफ्टर डराना। सारी वो इंग्लिश है। ये लाइन थोड़ी सी उसने ऊपर से नीचे ले आया तो बड़ा पॉइंट बन गया। अब ये लाइन ऊपर लिखी थी, ये नीचे ले आया। लिख लें, घर में किसने देखना है आपको। वेयर ड्यू टू कोलूजन और डेलिब्रेट एक्शन टैक्स इज नॉट लगा और शॉर्ट लगा और गलत वापस कर दिया। कई दफ़ा आप रिफंड लेने जाते हैं तो गलत रिफंड मिल जाता है आपको, यानी आप 120 का रिफंड लेने के 123 रिफंड आपको मिल गया, तो फिर ये तो वापस लेना पड़ेगा ना, हुकूमत आपसे वापस लेगी गलत रिफंड। वेयर ड्यू टू गलत रिफंड, तो वेयर ड्यू टू कोलूजन और डेलिब्रेट एक्शन टैक्स इज नॉट लगा और शॉर्ट लगा और गलत वापस हो गया। एन ऑफिसर शेल बार्क, ऑफिसर आके बार्क करेगा और बार्क करने का मकसद क्या होगा? टैक्स आप पे कर दो। ऑब्वियसली इधर उसने असेसमेंट ऑर्डर का लफ्ज़ नहीं लिखा कि डायरेक्ट पेमेंट का लफ्ज़ लिख दिया उसकी जगह, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पॉइंट 3 आप याद करेंगे तो पॉइंट 4 आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। पढ़ सकती है वो, कोई मसला नहीं है सर। वेयर ड्यू टू इनएडवर्टेंस और एरर टैक्स इज नॉट लगा और शॉर्ट लगा और गलत वापस हो गया, द ऑफिसर का इशू आ शो कॉज नोटिस। ऑफिसर आपको ड्रावा भेज देगा। वो लिमिट्स हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। 0.5 में लिमिट्स हैं। तो बस अब 5-6 मिनट और हम पढ़ते हैं, फिर ख़त्म करते हैं। दूसरी क्लास को भी इतना ही पढ़ाया था। 4A में आ जाएं बस। 4A में ना कोई मिसाल हमारे सिलेबस की नहीं है सेल्स टैक्स के अतबार से, इसलिए मजबूरन आपको इनकम टैक्स की मिसाल देने लगा हूँ।
where any college required to withhold income tax on Sir Asif's salary, कॉलेज वाले सर आसिफ की सैलरी पे टैक्स काटना भूल गए। वेयर एनी कॉलेज रिक्वायर्ड टू विदहोल्ड इनकम टैक्स ऑन सर आसिफ सैलरी, यानी पूरी सैलरी दे दी, रिक्वायर्ड टू विदहोल्ड इनकम टैक्स ऑन सर आसिफ सैलरी, फेल्स टू विदहोल्ड, सर आसिफ की सैलरी पे टैक्स काटा ही नहीं या काट लिया लेकिन हुकूमत के खजाने में जमा नहीं कराया, तो ऑफिसर आके वही हरकतें करेगा जो हम पहले से बता रहे हैं। तो और सजा वही है, ऑफिसर शेल डिटरमिन द डिफॉल्टेड अमाउंट आफ्टर गिविंग अ शो को, तो डरावा दे के आपको बता देगा इतनी अमाउंट है वो जमा करा दो, डरावा से बार्किंग करके आपको कहेगा इतनी अमाउंट जमा करा दो। इसकी सेल्स टैक्स की मिसाल असल में है कोई नहीं, सेल्स टैक्स में भी विद होल्डिंग का कॉन्सेप्ट है। वो फिर ऐसे हो सकता है कि सर आसिफ गाड़ी खरीदने जा रहे थे, 5,10,000 देना था साथ, आपको पता है 5,10,000 देना था, 30 लाख और 5,10,000, तो हुकूमत कहते यार 5,10,000 ना दो, 1 लाख हमें दे दो डायरेक्ट ही विद होल्ड करके काट के, और बाकी 4,10,000 उनको दे देना। तो ये विद होल्डिंग की एक मिसाल हो सकती है सेल्स टैक्स में। विद होल्ड का क्या मतलब है, होंडा को पूरे दे दें या काट के कम टैक्स दे दें, काट के 4,10,000 दे दें, 1 लाख बराह रास्त सरासी किसको जमा करवा दें, गवर्नमेंट को जमा करवा दें। ये एक विद होल्डिंग की मिसाल हो सकती है सेल्स टैक्स में, लेकिन विद होल्डिंग हमारे सिलेबस में है नहीं सेल्स टैक्स में, तो इसलिए मिसाल इसी तरह याद कर लें इनकम टैक्स की। बाकी सिर्फ एक काम कीजिएगा, सेल्स टैक्स का लफ्ज़ लिखाइएगा, मैंने इनकम टैक्स का लिखा है, आप सेल्स टैक्स का लफ्ज़ लिखाइएगा। तो ये एक आखिरी जुर्म था जो आज हमने पढ़ा है। 7 जुर्म पिछले सफ़े पे हो गए येलो वाले, 1 2 3 4 5 6, हाँ 7 इधर हो गए, 8वां ये था। वेयर एनी कॉलेज रिक्वायर्ड टू विदहोल्ड इनकम टैक्स डज नॉट विदहोल्ड और विदहोल्ड बट फेल टू डिपॉजिट, the officer shall determine the defaulted amount after giving a show cause notice. 0.5 जरा मैंने कहा समझाने में टाइम लगेगा, 5 6 7 11 पढ़ लें बस खत्म। मोहतरम ये आपकी रिटर्न है, कितने रुपए आपने जमा कराने हैं, 4, यू पेड 1, कितने जमा नहीं कराए, 3। तो ये शायद आज का 9वां जुर्म है, पेज टैक्स लेस देन इंडिकेटेड रिटर्न। लेस देन इंडिकेटेड रिटर्न का लफ्ज कहीं पढ़े हमने आज, ऊपर नहीं पढ़ा कहीं नहीं। तो ये पॉइंट और पिछले पॉइंटों में फर्क कैसे पता चलेगा पेपर में, जो मैंने हाईलाइट कर दी है बात। ये क्या जुर्म है, ये भी टैक्स कम पे किया है, लेकिन लफ्ज क्या लिखा आया करेगा पेपर में, लेस देन इंडिकेटेड इन रिटर्न। व्हाट इज इंडिकेटेड इन रिटर्न, व्हाट यू पेड 1, वेयर अ पर्सन पेज टैक्स लेस देन इंडिकेटेड इन हिज रिटर्न, जहां रिटर्न से भी कम टैक्स जमा कराएं। रिटर्न में कितना लिखा हुआ है 4 और जमा कितना कराएं 1। अच्छा मुझे ये बताएं कि वैसे बैंक वाले ले लेंगे टैक्स ये 1 रुपया, अगर आप 4 रुपये आपके रिटर्न में लिखे हो तो बैंक वाले 1 रुपया टैक्स ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। FBR वालों ने क्या है जितना दे के जा रहा है उतना टैक्स तो ले लो ना, कल कल को ये भी ना दे तो मसला हो जाएगा। ये कोई बिजली का बिल तो है नहीं कि बिजली का मीटर काट दिया जाए आपका, तो इसलिए बिजली के बिलों में तो आपको पता है बैंक वाले कम पैसे लेते ही नहीं, लेकिन अगर टैक्स की बारी आए तो बैंक वाले कहते हैं 1 रुपया नहीं, फूटी कोड़ी भी दे दोगे तो हम खुशी से लेंगे, बाकी फिर कभी दे देना। तो अगर कोई बंदा ऐसा पंगा करने की कोशिश करे कि रिटर्न में क्या लिखे 4 रुपए और दे के क्या आए, तो भाईजान इसको नोटिस नहीं आएगा, नोटिस नहीं आएगा, इसको भोंका नहीं जाएगा, इसको डायरेक्ट काटा जाएगा। आप अगर DOG की दुम को छेड़ के गए हैं और आप फिर उसके बाद उसने आके आपको काटा है, अब आप उसे कहे तूने भोंका क्यों नहीं, भाईजान पंगे खुद ले रहे हो तो मुझे भोंका क्यों नहीं, ये तूने ये कहाँ का सूल बनाए हुए, या तो पंगे ना लेता ना, तो तू खुद मुझे छेड़ाछाड़ी करके जा रहा है। मैं को खाना खा रहा था तूने मेरा खाना उठा लिया, मैं ये कर रहा था तूने वो कर दिया, अब बट्टे तू मुझे मार रहा है। अब तो मुझे कह रहा है कि मुझे काट क्यों नहीं, तुझे कटना नहीं तो मैंने तो बढ़ना है तुझे, आ तो सही तू एक दफा, कल दोबारा बता कब आता है। तो इट इज दिस अमाउंट इज रिकवरेबल विदाउट शो कॉज नोटिस, इट विल बी विदाउट शो कॉज नोटिस। और सोचें वो क्या बढ़ना होगा,
इसमें कितना गुस्सा होगा। अब आपने खुद पंगा लिया ना, देखें अपने खुद कमिश्नर को जाके कहा 4 है 1 जमा कराऊंगा, कर ले जो करने हैं। उसने कहा ठीक है फिर आ रहा हूं मैं। अब सजाएं सुनते रहें। आपकी दुकान के बाहर ताला लगा दिया जाएगा और आप दुकान में 1 रुपए की चीज बेच नहीं सकेंगे। और दूसरी सजा सुने, आपके बैंक अकाउंट सीज कर दिए जाएंगे। अब बैंक में पैसे पड़े होंगे और बेगम कह रही होगी आलू लेके आओ, आप कह रहे होंगे मैं आलू नहीं ला सकता, मैं टमाटर नहीं ला सकता, मैं बैंक से 1 रुपया नहीं निकलवा सकता, कपड़े बेच देता हूं, अपने कपड़े बेच के जो है वो मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं बैंक से अपने पैसे नहीं निकाल सकता। बैंक अकाउंट सीज कर दिए। इमरान खान ने बैंक अकाउंट सीज करवा दिए, मेरे शहबाज शरीफ ने बैंक अकाउंट सीज करवा दिए। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन himself chade from them on the short pay tax including default surcharge shall be recovered from him by stopping the removal of goods from business premises। business premises के बाहर ताला लगा दिया जाएगा। कभी आप लोगों ने किसी घर के बाहर नोटिस लिखा हुआ देखा कि किसने टैक्स जमा नहीं करवाया? कभी किसी घर के बाहर किसने नोटिस लगा हुआ देखा हो? एक साहब कह रहे हैं मैंने देखा है। तो इस तरह का नोटिस दुकान के बाहर लग जाता है कि इसने टैक्स जमा नहीं करवाया, इसकी दुकान हम बंद कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या होती है, आपके बैंक अकाउंट क्या कर दिए देते हैं। अब आप ही का बैंक अकाउंट होता है और आप उसमें से पैसा निकलवाना चाहते हैं, लेकिन बैंक पैसे नहीं निकालने देता। बैंक को कौन इंस्ट्रक्शन देता है? FBI। और ये सारी सजा मिलेगी विदाउट गिविंग हिम शो कॉज नोटिस। उसको शो कॉज नोटिस नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने पेनल्टी लगानी है ना, पेनल्टी, तो उसमें फिर आप शो कॉज नोटिस दे दें। However, penalty will be imposed after giving a show cause notice। लेकिन अगर आपने पेनल्टी लगानी है ना तो फिर शो कॉज नोटिस दे दें। पेनल्टी का क्या मतलब है, आप उसे कहें भाई 3 रुपए दे, वो कहते हैं अच्छा दे देता हूँ। आप उसे कहें 3 रुपए पे इंटरेस्ट दे, वो कहते हैं अच्छा दे देता हूँ। आप उसे कहें यार 3 रुपए पे इंटरेस्ट देने के बाद आपको थोड़ा बहुत जुर्माना भी दे दें हमें, तो उस बंदे ने आगे कहा नहीं यार जुर्माना रहने दो, असल में अबू बीमार पड़े में अस्पताल में, उधर से बेटी की शादी थी, बेगम ने नाक में दम किया हुआ था, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, अब मैं इन हालात में आया हूँ तो मेरी भी मजबूरियाँ हैं। तो हो सकता है FBI वालों का दिल नरम हो जाए और पेनल्टी माफ़ कर दें, पेनल्टी माफ़ कर दें। तो हाउएवर पेनल्टी विल बी इम्पोज्ड आफ्टर बार्किंग। अगर आपने पेनल्टी लेनी है ना तो फिर जो है वो किसके बाद होगी? बार्किंग के बाद होगी, बार्किंग के बाद होगी। यानी मिसाल के तौर पे डॉगी ने काटना है तो अब वो काटे सही, लेकिन जूते ना उतारे। हमारे जूते उतारने से पहले पूछ ले कि यार मैं ज़रा जूते उतार लूँ। तो however penalty will be imposed after giving a show cause notice। मिलते हैं जी पार्ट बी में, क्लोज कर दूँ।